नमस्कार। किरण's क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मेरे ससुर जी श्री बनवारी लाल जी वर्मा के कहानी संग्रह की एक कहानी बुढ़ा मिल गया सुनाने जा रही हूँ। आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, अवश्य सुनिएगा। कहानी पढ़ना शुरू कर रही हूँ। बुढ़ा मिल गया। उस दिन अफसर ने हमें जब बुला भेजा तो हम समझ गए कि हो न हो अब की बार कोई चक्करदार मसला है और हमारी हालत काबिले रहम होने जा रही है। अफसर वक्त के बड़े पाबंद थे, इसलिए हम भी बिना नागा वक्त पर उनके सामने हाजिर हो गए। अपना सर झुकाए वे कुछ पढ़ने में मशगूल थे। हमने अपने जूते की एड़ियां यकायक इस अंदाज से खटकाई कि आवाज से उनका ध्यान टूटे, वो हमसे मुखातिब हो और हमारा सलाम भी हो जाए। हुआ भी यही। आवाज से वे चौंके, भवें टेढ़ी कर चश्मे की फ्रेम के ऊपर से उन्होंने हमारी ओर कुछ इस तरह देखा कि हमें एक बार भी यह एहसास हुआ कि आसमान अब फटने या जमीन डोलने वाली है। हम बुरी तरह सहम गए और सोचने लगे कि हमसे जरूर कोई गलती हो गई है। खामोखा तो अफसर हमें बुलाने से रहे, पर लेकिन रफ्ता रफ्ता अफसर के जज्बात बदले और उनका हस्ब मामूल सांचे में ढले जैसा अफसराना अंदाज उनके चेहरे पर लौट आया। बाएं हाथ से नाक पर से चश्मा हटा उन्होंने आंखें बंद की। दाहिने हाथ की उंगली से आंख मलते हुए उन्होंने कहा, बरखुरदार तुम आ गए, बहुत अच्छा हुआ, बैठो। जी शुक्रिया, कहते हुए पास रखी कुर्सी की सीट के 1/4 हिस्से में हम बिल्कुल सीधे बैठ गए। हमारे दिल की धड़कनें यदि उस समय गिन ली जाती तो माने हुए डॉक्टर भी शायद ताज्जुब करते कि हम फिर भी बेहोश कैसे हैं। अफसर ने टेबल पर रखे कागजों से कुछ टटोला, एक चिट्ठी निकालकर हमें थमाई और कहा, लो इसे पढ़ो। इतना कहकर आंख मलने के अपने अधूरे काम को संजीदगी से अंजाम देने में वो मशरूफ हो गए। सूबे के पोस्टमास्टर जनरल साहब ने अफसर के नाम भेजी हुई उस चिट्ठी के साथ उर्दू का एक खत भी नत्थी था। हमारे मुल्क के वजीर आलम के नाम लिखे गए उस खत में वजीर आलम को भद्दी भद्दी गालियां, जान से मारने की धमकी और हुकूमत के खिलाफ ऐसी कई उल जुलूल बातें लिखी थी जो हकीकतन बगावत के दायरे में आती थी। हुआ यूं कि चिट्ठी लिखने वाले ने लिफाफे पर तो कोई डाक टिकट लगाए और न पूरा पूरा पता ही लिखा। पोस्ट ऑफिस में सार्टर साहब को जब उस खत की मंजिल समझ में आई तो उन्होंने उस रिटर्न लेटर ऑफिस नागपुर भेज दिया, वहां उसे खोलकर देखा जा सके और अगर उसमें भेजने वाले या पाने वाले का पता वगैरह तफसील में लिखा हो तो खत उन्हें रीडायरेक्ट किया जा सके। उधर नागपुर के RLO वालों ने उस खत को खोला और पढ़ा तो वे सख्ते में आ गए। बेहूदगी भरे उस खत को पढ़कर हर किसी को लाजमी तौर पर गुस्सा आ जाता। जी हाँ, गुस्सा खत के मजमून और ख्यालातों के इजहार पर, गम लिखने वालों की नादानी और बेवकूफ़ी पर। चुनाचे डाक महकमे ने अपनी चिट्ठी के साथ वो खत तहकीकात और लिखने वाले के खिलाफ कार्यवाही के लिए हमारे अफसर को भेज दिया। यूं तो सारे जहां को रोशन करने वाले आफताब को खुद दिन रात अपनी आतिश में झुलसना पड़ता है, दूसरों को रोशनी देने वाले शमा को खुद जलकर मिट जाना पड़ता है, और हम सबको यह भी वाज़ेह है कि किसी भी मुल्क के लीडरों, निगहबानों, हाकिमों को जहां उस मुल्क के लोगों का बेहद प्यार हासिल होता है, वहीं कई लोगों की नाराजगी का शिकार भी बनना पड़ता है। उनकी पॉलिसियों में फैसलों को अमली जामा पहचाने के ढंग से, उनके निज़ाम से कई लोगों को इख्तिलाफ रहता है, परेशानी महसूस होती है, और ऐसे ही लोगों को नादानी के बाज उन्हें अपने किसी अजीज को जानी या माली नुकसान भी उठाना पड़ता है। महात्मा गांधी, जॉन F कैनेडी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे धरती के कई लाल इन लोगों की साजिशों के शिकार हुए हैं। ऐसे लोग अपने गुस्से का इजहार करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। मसलन अखबारों में बयानबाजी करना, जुलूसों में नारेबाजी करना, तकरीरें करना, काले झंडे दिखाना या काली पट्टी लगाना, कोई आम तहरीक शुरू कर देना वगैरह। अपनी मुखालफत का इजहार करने के लिए तेल छिड़क आग लगाकर खुदकुशी कर लेने वालों की भी कई मिसालें हैं।
इन पर दीवानी किस्म के तरीकों के अलावा कुछ फौजदार तौर तरीके भी हैं, जैसे कि हमला कर लीडर को चोट पहुंचाना या उसे हलाक कर देना। पर ज्यादातर लोग डर की वजह से खुले तौर पर हुकूमत की मुखालफत या बगावत करने की हिम्मत नहीं करते, बल्कि एक बहुत आसान तरीका अपनाते हैं। वो तरीका है मुखालफत के धमकी भरे गालियों वाले खत लिखने का। ये खत अक्सर बिना नाम से, गलत नाम से या कभी कभार सही नाम पते से भी लिखे जाते हैं और इसमें अपने दिल की सारी भड़ास निकाली जाती है। ऐसे ढेरों खत हर रोज मुल्क के बाअसर निगहबानों हाकिमों के पास पहुंचते रहते हैं। इन खतों के लिखने वालों का पता लगाना, उनके बारे में बारीकी से जांच कर पड़ताल करना बड़ी मेहनत का लेकिन निहायत जरूरी काम है। ये वही लोग हैं जिनसे हमारे खास लीडरों, वजीर आलम को खतरा हो सकता है। इन लोगों पर पुरअसर तरीके से निगाह रखना ताकि ये अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब न हो, और इन्हें गुमनामी के पर्दे से खींचकर बाहर लाना पुलिस का एक अहम काम है। जब तक अफसर ने अपनी दोनों आंखों को बारी बारी मिलाकर सुकून हासिल किया, हम पोस्टमास्टर जनरल साहब की उस चिट्ठी को पढ़कर अपना सुकून खो चुके थे। उनकी चिट्ठी के साथ न थी वह उर्दू खत गुमनाम था, और हम जानते थे कि गुमनाम खतों के लिखने वाले आसानी से पकड़े जाने के लिए ऐसे खत नहीं लिखा करते। चुनाचे हमने एक लंबी और ठंडी सांस खींची, जिसकी आहट पाकर अफसर ने आंखें खोली, हमारी तरफ देखा और हमें चिढ़ाने के से लहजे में वे बोले, ठंडी सांस खींच रहे हो बरखुरदार, बड़े 007 बने फिरते हो। बस चिट्ठी देखते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर अपने लहजे में हुक्मराना अंदाज लाकर वो गरजे, ले जाइए इसे, जल्दी से लिखने वाले का पता लगाइए, समझे। हम पहले ही समझ चुके थे कि आइंदा पता नहीं कितने हफ्तों महीनों तक हमारी मुलाजमाना जिंदगी के अमलो आमान में बेतहाशा खलल पड़ने वाला है और हमारी रातों की नींद काफूर होने वाली है। वो कमबख्त खत लिखने वाला तो गुमनाम ही रहेगा, अलबत्ता हमें जरूर बदनाम कर देगा। इधर हम उस गुमनाम विलन की खोज में अपना सब्रो करार दिन ब दिन खोते जा रहे थे, और उधर एक के बाद एक 4 चिट्ठियां दिल्ली के बड़े दफ्तर से आमद हुई, जिनके साथ उसी किस्म की लिखावट के, उसी तरह के मजमून के और वैसे ही बिना टिकट सफ़ेद लिफाफों वाले उर्दू खत नत्थी कर भेजे गए थे। जाहिर था लिखने वाला इत्मीनान से, बेखौफी के साथ, बड़ी रवानी से हमारे ही शहर से इन खतों को लिखता और डालता जा रहा था। अब हमें फिक्र हुई कि इस सिलसिले को गर नहीं रोका गया तो आइंदा भी ऐसे खत दिल्ली पहुंचते और वहां से रीबाउंड होकर आते रहेंगे, अफसर के मिजाज को गरमाते रहेंगे और हमारे लेने के देने पड़ते रहेंगे। लिहाजा हमने उसी दम शहर के पोस्टमास्टर साहब से मिलना जरूरी समझा। पोस्टमास्टर साहब को हमने धमकी भरे उर्दू खत का सफेद लिफाफा दिखाते हुए बताया कि शहर के ऐसे खत मुल्क के नामी गिरामी लीडरों को हर रोज भेजे जा रहे हैं, पर इन पर पता उर्दू में लिखा होता है और डाक टिकट नहीं रहता। इन खतों में ऐसी बातें लिखी होती है जिसमें बगावत की बू आती है। ऐसे खत डाक से भेजना इंडियन पोस्ट ऑफिसेस एक्ट के तहत जुर्म है, और डाक महकमे को चाहिए कि वो जेर दफा 72 इंडियन पोस्ट ऑफिसेस एक्ट इस बारे में पुलिस को इत्तला करें। बहरहाल हमारी पुरअसर तकरीर और लाजवाब दलीलों से पोस्टमास्टर साहब की समझ में हमारी बात कुछ जम गई, और उन्होंने अपने मातहतों को ऐसे खतों पर निगाह रखने के लिए आगाह किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने 10-12 ऐसे खतों को इकट्ठा कर एक चिट्ठी हमारे अफसर को लिख भेजी, जिस पर अफसर के हुक्म से दफा 61 इंडियन पोस्ट ऑफिसेस एक्ट के तहत मुकामी पुलिस ने जांचबे की कार्यवाही शुरू कर दी। उर्दू खतों का हिंदी में तर्जुमा करने का काम हमारे एक अजीज उर्दूदा मातहत के जिम्मे था। उन दिनों हमारी ड्यूटी विधानसभा में लगी हुई थी। हमारा वह अजीज मातहत वहां आकर हमसे मिला। उसके चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर हम भाप गए कि वह किसी बड़े परेशानी में मुब्तला है। चेहरे पर एक लंबी चौड़ी मुस्कान लाकर हमने उससे हालचाल पूछे तो उसने बेहद गमगीन सुर में कहा, साहब जी, उस उर्दू की चिट्ठी लिखने वाले के मारे मेरी नाक में दम हो गई है। वह सिरफिरार रोजाना लंबे लंबे खत लिखता है जो पोस्टमास्टर साहब हमें भेज देते हैं, और मुझे उसका हिंदी तजुर्बा लिखना पड़ता है। उसे खोजने की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही है।
और वो है कि धड़ल्ले से खत पे खत लिखे चले जा रहा है। हमें उसकी हालत पर तरस आया और साथ ही अफसर का हुक्म भी याद आया। मातहत हो वापिस चला गया और हमारे दिलो दिमाग का करारा भी साथ लेता गया। हमने बहुत सोचा विचारा और उसी रात एक प्लान आया, ऑपरेशन गुमनाम खत। कड़ाके की ठंड, रात के 10:30 बज रहे थे। चेहरे पर वेसलिन मल अपने बिस्तर पर लिहाफ के अंदर हम नींद का इंतजार कर रहे थे। यकायक दरवाजे पर घंटी बजी। इतनी रात गए कौन आया होगा। इस उधेड़बुन में हमने दरवाजा खोला तो सामने हमारे एक मातहत को पाया। इसे हमने ऑपरेशन गुमनाम खत के तहत ड्यूटी पर लगाया था। हौसला अफजा कोई बात जब तमाम दिन उससे हासिल नहीं हुई तो हम समझे कि आज की कोशिशों का नतीजा भी हस्त मामूल सिफर है। लेकिन हमारे सामने उसे मातहत ने हमें बताया कि उसे बताए गए काम में वह कामयाब रहा है। सुनकर हमारी बाहें खिल उठी। जिसे हम बड़ी मन्नतें कर बुला रहे थे वह नींद अचानक जाने कहाँ गायब हो गई। हमने उसे अंदर बुलाया, उसके लिए गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर घर में दिया और फिर उसे सारे हालात तफसील से बताने को कहा। दिन भर की जद्दोजहद की पूरी तफसील बताते हुए उसने कहा कि शरीर के एक मखसूस लेटर बॉक्स पर उसने बिल्कुल करीब से खुफिया तौर पर नजर रखी। दिन भर की बोरियत और नाकामी के बाद जब वह घर वापस जाने की सोच रहा था कि भर शाम को एक बुढ़ा उस लेटर बॉक्स के पास आया। उसने अपने झोले से उर्दू में पता लिखा, बिना टिकट वाले 2 सफेद लिफाफे निकाले और डब्बे में छोड़ दिए। मातहत ने बताया कि ये लिफाफे वैसे ही थे जैसे हमने उसे दिखाए थे। खत डिब्बे में छोड़ बुढ़ा वापस जाने लगा तो हमारी मातहत भी उसके पीछे चल पड़ा और चुपचाप पीछा करते हुए उसका मकान भी दिखाया। नोट की हुई उसकी हुलिया, उसका पता मातहत ने हमें बताया। हमारा मातहत बहुत खुश नजर आ रहा था। खुश होने जैसी बात वाकई में भी तो थी। हमने उसकी हौसला अफजाई करते हुए मुबारकबाद दिए पर कहा कि काम दरअसल सिर्फ 50% हुआ है। हमने उसके साथ मामले पर बहस करते हुए उससे पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शरारती चालाक आदमी ने यह चिट्ठियां लिखी हो और लेटर बॉक्स में डालने के लिए उस बुढ़े को दे दी हो। बात तो मातहत के समझ में आ गई पर हमने महसूस किया कि इससे उसकी खुशी 50% कम हो गई, जिसका हमें इंतहाई रंज हुआ। हमने समझाते हुए उससे कहा कि अब लेटर बॉक्स पर नहीं बल्कि उस बुढ़े पर खुफिया नजर रखनी होगी ताकि उसकी पूरी नकलो हरकत हमें मालूम हो जाए, उसके सारे ताल्लुकात हमें मालूम हो जाए। मातहत यह समझकर खुश हो गया कि उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन दूसरे दिन की ड्यूटी का लंबा तबसरा सुन वह काफी मायूस हुआ और भारी मन से उसने हमसे विदा ली। दूसरे दिन करीब 5:30-6 बजे हमारे टेलीफोन की घंटी कुछ इस तरह बजी कि हमें लगा जैसे जिसने टेलीफोन किया है उसे शायद बहुत जल्दी है। हमने चोंगा उठाया, हमारा वही मातहत था। उसने हमें बताया कि इस वक्त वह बुढ़ा एक होटल के पटिये पर बैठकर खत लिख रहा है। हम आकर देख लें और खुद तसल्ली कर लें। चुनाचे हम उसी दम रवाना हो गए और बताई हुई जगह पर जाकर चुपचाप देखा। काली स्याही और नक्सान वासी वाली कलम से बुढ़िया उर्दू हरफों में तकरीबन 60 साल का एक बुढ़ा मुतमईन होकर कुछ लिख रहा है। बाद में उस लिखे कागज को उसने एक सफेद लिफाफे में रखा, पता लिखा और बिना टिकट लगाए पास के लेटर बॉक्स में हमारे सामने ही छोड़ दिया। अब हमें और हमारे साथ आए गवाहों को यकीन हो गया कि जिसकी हमें मुद्दत से तलाश थी यह वही शख्सियत है। हमने हौले से उसके कंधे पर हाथ रखा, वह जोर से चौंका और फटी आंखों से हमें घूरने लगा। हमने मुस्कुराकर कहा कि आइए, आपको हमारे साथ थाने चलना है। वह बौखलाया पर वक्त की नजाकत को समझ चुपचाप पास खड़ी जीप में बैठ गया। थाने पहुंचकर हमने हमारी कामयाबी की इत्तला अफसर को दी। उनके हुक्म से अफसरों की एक टीम ने उस बुढ़े का इंटेरोगेशन किया। उसके झोले की तलाशी में हमें काली र्यूज इंक की बोतल, नक्सान वासी वाली कलम, लकीरदार कागज की नोटबुक जिसके पन्ने फाड़कर वह खत लिखा करता था, एक छोटी डायरी जिसमें भारत के खास खास लीडरों के, भारत में मुकीम दूसरे मुल्कों के सफीरों यानी कि राजदूतों के पते वगैरह लिखे थे, पाए गए। इंटेरोगेशन में पहले तो उसने हर बात में लाइल्मी जाहिर की,
पर जब उसकी समझ में यह आ गया कि पुलिस ने खुफिया तौर पर बीते कुछ दिनों में उसकी हरकतों पर कड़ी नजर रखी थी, खत लिखने और लेटर बॉक्स में डालते हुए पुलिस और गवाहों ने उसे देख लिया था, तो उसने मजबूर होकर अपने बयान में अपनी सभी शर्मनाक करतूतों का इकबाल किया और कुछ आधे अधूरे लिखे खत भी पेश किए। वजह सबूत में इस शख्स की रोजमर्रा की लिखावट का दिल्ली से जांच के लिए मौसूल हुए और पोस्टमास्टर जनरल साहब ने भेजे खतों की लिखावट के साथ मिलान कराया। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट साहब ने वे सारे खत इसी शख्स के लिखे होना तहकीर किया। आज फिर हमारे अफसर ने अपने इल्जाम में हमें याद किया है, लेकिन अब हम उनके सामने जाने में कोई परेशानी महसूस नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर बताए वक्त पर हमने उनके सामने हाजिर हो अपने जूते की एड़ियां कुछ इस अंदाज में खटकाई कि आवाज से उनका ध्यान टूटे, वे हमसे मुखातिब हो और हमारा सलाम भी हो जाए। हुआ भी यही। आवाज से वे चौंके, उन्होंने नजर उठाई और हमें देखा। हमारा चेहरा शायद किसी अंदरूनी खुशी से रौनक अफरोज था, जो ताड़ते हुए उन्होंने कहा, बहुत खुश नजर आ रहे हो बरखुरदार। हमें यकीन था कि तुम जरूर कामयाब रहोगे, इसलिए इस मामले में खत लिखने वाले की पतारसी की जिम्मेदारी हमने तुम पर डाल रखी थी। वे रुके, बाएं हाथ से नाक पर से चश्मा हटा, दाहिने हाथ की उंगली से आंख मलने का अपना शगल जारी करते हुए उन्होंने कहा, लेकिन ये तो बताओ बरखुरदार कि तुम्हारा ऑपरेशन गुमनाम खत क्या था? किस तरह बनाया था तुमने वो प्लान जिसकी कामयाबी पर तुमने उस बुढ़े को धर दबोचा? हमने बड़ी मासूमियत से कहा, जी प्लान तो कुछ खास नहीं था। हमने पहले सिर्फ इतना किया कि डाक महकमे के सार्टरों व डाकियों से मिलकर इस बात का खुफिया तौर से पता लगाया कि शहर के किन लेटर बॉक्स में ये गुमनाम खत अमूमन मौसूल होते रहे हैं। इसके बाद हमने लेटर बॉक्स पर हमारे मातहतों के जरिए अलस सुबह से रात को देर तक खुफिया नजर रखवाई। मातहतों को गुमनाम खतों के लिफाफे दिखाकर हिदायत दी गई कि इन लिफाफों जैसे लिफाफे डालने वाले शख्स पर नजर रखी जाए और अगर कोई शख्स ऐसे लिफाफे डालते हुए पाया जाए तो उसके नाम पते के बारे में खुफिया तौर पर मालूमात हासिल किए जाएं। हफ्ते भर की नाकाम कोशिशों के बाद एक दिन इस बुढ़े को खत डालते हुए हमारे मातहत ने देख लिया और फिर चुपचाप उसका पीछा करते हुए उसका पता ठिकाना भी मालूम कर लिया। दूसरे दिन से हमने बुढ़े की निगरानी करवाई ताकि उसकी पूरी जानकारी हासिल हो सके, और उस दिन जब खत लिखते हुए हमने और गवाहों ने उसे देख लिया तो आपको इसकी इत्तिला दी। अफसर की आंखें खुशी से चमक रही थी, हमारा सीना खुशी से फूल रहा था। दूर कहीं एक फिल्मी गीत गूंज रहा था और रह रहकर उसकी एक लाइन हमें सुनाई दे रही थी, बुढ़ा मिल गया, मुझे बुढ़ा मिल गया। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ससुर जी की ये कहानी बहुत पसंद आएगी। पुलिस में एआईजी की पोस्ट से रिटायर हुए हैं और उन्होंने अपने तजुर्बे इस कहानी संग्रह के माध्यम से हमारे सबके साथ साझा किए हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।